शुरू करते हैं। प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवं दह्वं जिणवरवसहेण जीर्णनितीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। आज मैं आपको गाथा का फर्स्ट वर्ड बोलती हूँ, फिर आपको हेडिंग आपको बतानी है। गाथा भी पूरी बोलनी है और हेडिंग भी बतानी है। फिर लोया यास पदे से। निश्चय काल का स्वरूप लोया यास पदे से जेठिया रण प्रासी काला आसवती जैन कम्मम। आसवतिजेण कम्मं परिणामेण पणोत्सविन्नेयो भावासो जिनुक्तो कम्मासवणं करोति। आश्रव तत्व का वर्णन किया गया है। आश्रव तत्व का स्वरूप है, द्रव्याश्रव भावाश्रव दोनों का लक्षण। बढ़िया। समणा अमणा। समणा मणनेय पंचेन्द्रिय निमणा परे सर्वे बादर स्वह में इंदी सर्वे पचति दिराय। इसमें 14 गुण समास का वर्णन किया गया है। 14 है गुण समास। गुण समास, जीव समास। जीव समास का वर्णन किया गया है। बढ़िया। ठाण जुदान। ठान जुदान अधम्मो उगल जीवान ठान से यारी छाया जय पयानम गच्छन्ता निविशोधर। ये अधम द्रव का लक्षण। बढ़िया। उवो ओगो दुवियप्पो। उव ओगो दुवियप्पो दंसन नानं च दंसनं चतुधा चक्षु चक्षु हि दंसन मद केवलम नेयम। उपयोग, दर्शनोपयोग और उपयोग का वर्णन अधिकार। दर्शनोपयोग। बढ़िया। आसव बंधन। 6 द्रव्यों का वो नहीं 7 तत्वों का स्वरूप बताया। आसव बंधन संवर निजर मोखो सपुण्य पावाजे। आसव बंधन संवर निजर मोखो सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा देवी
समासेन, सही है क्या? हाँ सही। तेवि समासेन पभनामो। हाँ बढ़िया। मतलब आश्रवादी जो 7 पदार्थ मतलब पुण्य पाप मिला के उन 7 पदार्थों का वर्णन है। मिच्छत्ता, प्रमाद जो क्रोधाद उत्पीड़ने पण 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 दस ते चदु समसो भेदाद भूवस। ये भावाश्रम और द्रव्याश्रम के भेद द्रव्याश्रय भावाश्रय दोनों के भेद। नहीं, किसके भेद है? भावाश्रम किसके के भेद? भावाश्रम के हाँ, भेद। भावाश्रमों के नाम, भावाश्रमों के भेद वो इसमें बताए गए हैं। सवस्व कम्मणो, सरोज भाभी। अनम्यूट करिए, म्यूट ही हैं आप। सवस्य कमनो जो हे दूत अपनो हो परिणामो नानो भाव सवो नानो भाव सवो दव ने विमुखो नेयो स्वभाव विमुखो दव विमुखो यकम बहुभावो। मोक्ष का बताने वाली मोक्ष का स्वरूप। हाँ, मोक्ष तत्व का स्वरूप। जह कालेण, चमेली आंटी। जे कालेन तवेन ये बुद्ध संकम पुगलम जैन भावेन सर्दिनेया तत्सर्णम चेदितु तत्सर्णम चेदि निर्जरा दुविहम। निर्जय तत्व स्वरूप और भेद। हाँ, तत्सर्णम चेति निर्जरा दुविहा। तत्सर्णम गई परिणयान, धन द्रव्य का स्वरूप गई परिणयान धम गल जीवाण गमन से यार तोयम जह मच्छाण अच्छता नीव सोते। व्यवहारा सुख दुखम, व्यवहारा सुह दुःखं पुक्कलकमप्पलं पभुञ्जेदि आदानिच्छेणयदो चेदण भावम कुआदस। भोक्तृत्व तत्व का वर्णन के भोक्तृत्व भोक्ता तो तत्व नहीं, भोक्ताधिकार, जीव का भोक्ताधिकार। अट्ठ चतु, अठ चदुनान दंसन सामनन जीव लखनम भनिया व्यवहारा निश्चय दो नहीं न नहीं नहीं, व्यवहारा निश्चय न व्यवहारा शुद्ध नया शुद्धम पुण्य दंसनम नानम। यह ज्ञानोपयोग के भेद हो लक्षण। ज्ञानोपयोग के भेद नहीं है इसमें, ये हेडिंग सही नहीं है इसकी। उपयोग के भेद है ना। हाँ, उपयोग के भेद है, लेकिन गाथा में मुख्य रूप से बताया क्या? दंसन नानम 2 भेद बताए ना। अठ चदुनान 8 भेद बताए। अठ चदुनान दंसन। बोलो प्रीति, बोलो। जीव का सामान्य से लक्षण और वो निश्चय से लक्षण क्या है जीव का? हाँ, व्यवहार से और निश्चय से जीव का लक्षण क्या है? अठ चतुर्नाण दंसन सामान्यम जीव लक्षणम भणियम। व्यवहारा, ये तो व्यवहार से, और शुद्ध नया शुद्धम पुण्य दंसनम नानम, तो व्यवहार से और निश्चय से और शुद्ध नया से जीव का जो लक्षण है वो बताया। भेद तो पिछली गाथाओं में बताई दिए, वैष्णोपयोग के, ज्ञानोपयोग के।
वर्ण रस, वर्णरत पंचगंध दो भाषा अठनिचिया जीवे नो संतिय मुक्ति तद्दो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। जीव मूर्ति स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित जीव है। नहीं, मूर्तिक और मूर्तिक के बारे में बताया गया है इसमें। हाँ तो ये गाथा किसकी है? 9 अधिकार बताए थे ना, कौन से हाँ। अधिकार की गाथा है? जीव अधिकार की। वो बोले रेखा भाभी। अमूर्तिक तत्व, अमूर्तिक। अमूर्तिक लक्षण बताया जी। हाँ तो दूसरी गाथा बोलिए, जीव के 9 अधिकार बताने वाली गाथा बोलिए। जीवो चमेली वो चमेली चमेली आंटी बोलिए। जीवो उपमोगमय मूर्तिकता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारथो सिद्धोसो विश्व सोड गई। पहली लाइन फिर से बोलिए। जीवो ओगो मूर्तिकता सदेह परिमाणो। जीवो उभोग मऊ, जीवो उभोग मऊ दूसरी गाथा है अभी तो ये। जीवो उभोग मऊ। सुनीता आंटी आपके भी बहुत ऐसे अशुद्धि रहती है, छोटी छोटी, मतलब छोटी छोटी होती है लेकिन वो होती है अशुद्धि ही है, उनको बताना भी ऐसा लगता है, लेकिन वो आप एक बार अपना बोल के रिकॉर्ड कर लीजिए और फिर उसको मिलाइए, फिर वहां निशान लगा लीजिए कहाँ गलती हो रही है मेरी, है ना, क्योंकि अब दूसरा कौन आपको समय देगा। खुद का मेहनत खुद को ही करनी पड़ेगी। पुड़वी जल तेय, पुरविजलते बाहुवर्णपदी विविहतावरे इम्ति विगति गजदु पंचखा तस् जीवा होन्ति संखादि। संसारित्व का। हाँ जीव संसार में स्थित है, संसारस्थ उस अधिकार की बात इसमें की गई है। जीव के 9 अधिकार गिनाने, ऐसे 9 अधिकार दूसरी गाथा में जो 9 अधिकार बताए गए हैं वो गिनाने हैं। बोलिए पूर्णिमा आंटी। जीव है, उभोगमो उपयोगमय है, अमूर्ति, कर्ता, सदेह, परिमाण और भोक्ता, संसारस्थ और सिद्ध और ऊर्ध्वगमन स्वभाव। बढ़िया। वो जो सदेह परिमाण मतलब स्वदेह परिमाण, अपने शरीर प्रमाण, वो स्वदेह परिमाण। दव्व परिवट्ट रूवो, मीनू दी। दव परिवट्ठ रूहो जोसो कालो हवे व्यवहारो परिणामादि लखो वट्ठन लखो ये परम ठट्ठो नहीं, वट्टन लखो या परमट्ठो, परमार्थ परमट्ठो। हेडिंग क्या है? काल द्रव्य। हाँ, काल द्रव्य का लक्षण और उसका भेद। ठीक है। जावदीयम आयासम, जावदीयमायासम् अविभागी पुक्कलाणोत्थतं तं कुपदेशं जाने सव्वानुठान दानरिहं। प्रदेशत्व का वर्णन किया गया है। प्रदेशत्व नहीं, प्रदेशत्व तो गुण हो जाएगा। प्रदेश का लक्षण, प्रदेश आकाश का जो प्रदेश होता है ना, प्रदेश का लक्षण। प्रदेशत्व तो फिर वो 6 सामान्य गुणों में गुण हो जाएगा। ए पदेशो विअणु,
ए प्रदेशो वि अनु नाना खंडप देश दो होदी बहुदेशो वियारा तेन ये काओ भनंती सब नहु। मतलब वो जो अणु है वो क्यों है बहुप्रदेशी, वो बताया है। हाँ, और परमाणु भी ये कायवान है, वो किस प्रकार है ये बताया। ठीक है, बढ़िया। होंती असंख्या। बोलिए सरोज भाभी, आवाज नहीं आ रही, चालू तो हो गया आपका। होती असंख्य जीवा धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विहे पदेसा कालस्य सा तेनिसो काओ। द्रव्य, ये इसका बता रही है द्रव्य, द्रव्य की प्रदेश संख्या का। आपने देख के बोली है बिना देखे बोली है? देख के बोलिए। देख के भी अशुद्ध बोली है आपने। काफी होंती गलती। असंख्या जीवे, जीवे शब्द है उसकी जगह कुछ और बोला, फिर नीचे भी जीवे वो बोला था। कहीं ना वो छोटी छोटी अशुद्धियां होती हैं, खुद को ऐसे लगता है हमने कोई अशुद्धि नहीं की, लेकिन वो होती तो अशुद्धि ही है। चलिए ठीक है, आगे अपनी चल रही है। भारती आंटी, आपका हैंड रेस पूछना तो नहीं है ना? अपनी 35वीं गाथा की चर्चा चल रही है, 35वीं गाथा का पाठ अपन करते हैं। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजो य चारित्तम बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष अर्थात भेद जानना चाहिए। इसके अंतर्गत अनुप्रेक्षाओं की चर्चा और उसमें भी लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। उसमें मध्य लोक के वर्णन में धात की खंड द्वीप का वर्णन अपना चल रहा है। मैं सोच रही हूँ कि आज अगर मेरे को टाइम मिल जाता है तो कुछ आप लोगों को होमवर्क दे दूं पहले की, जैसे इस 35वीं गाथा के संबंध में, जैसे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं अधोलोक के संबंध में, तो उसके पटलों के बारे में बताना है कि उसके बिलों के बारे में बताना है, तो वो एक एक पॉइंट छोटे छोटे हो जाएंगे, वो तो कुछ ज्यादा ही, या तो ऐसा कह दूं सबसे कॉमन रूप से, या पहले की जैसे एक एक व्यक्ति को एक एक विषय दे दें, तो वो विषय देने में तो अभी इतना नहीं हुआ है, फिर वो कुछ कुछ होमवर्क मतलब मैं या तो ग्रुप पे डाल दूंगी, नहीं कल आपको बता दूंगी, ठीक है ना? तो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे की बातें ऐसा ना हो कि फिर रह जाए, थोड़ी बहुत कुछ याद होती है इस उद्देश्य से। या फिर ये भी कर सकते हैं, पीछे की गाथाओं का ही रिवीजन कर लें पहले, या इसी गाथा का कर लें। इस गाथा में तो है तो सभी वर्णन ही, मैं डाल दूंगी जैसे भी होगा, मैं देख के बता देती हूँ। यहाँ अपनी चर्चा धात की खंड की चल रही थी, और धात की खंड का जो क्षेत्रफल है, मतलब धात की खंड का जो विस्तार है, वो जम्बू द्वीप से धात की खंड कितना बड़ा है। जैसे जम्बू द्वीप से लवण समुद्र वो कितना बड़ा था, 24 टाइम्स, 24 गुना बड़ा था। हाँ भारती आंटी बोल रहे हैं कुछ? नहीं, मैं कह रही थी जैसे आपने पहले सबको दिया था ना, उससे अच्छा आपकी आवाज कट कट के आ रही है, थोड़ा दोबारा बोलिए। मैंने कहा आपने पहले जैसे दिया था ना, एक टॉपिक सबको कि उसके बारे में बोलो, वैसे उस टाइप से अगर आपका सोचे तो। हाँ हाँ, तो ये इसका क्या है, गणित है और इसका फॉर्मूला होता है, किस तरह से निकाला जाता है। अगर आप लौकिक गणित भी यानी देखेंगे, बच्चों की जो चलती है गणित की पढ़ाई, उसमें भी ये फार्मूला होता है कि ये इस तरह की, यदि ये कि ये तो है गोल सर्किल,
और फिर ये इसके बाद में इस तरह का सर्किल, फिर ये इसके बाद में इस तरह का, ये ऐसा ना, ये जम्बूद्वीप, ये लवण समुद्र, ये धातकी खंड, ऐसा। तो इसका एरिया, गोले का क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं, वृत्त का, सर्किल का, तो वो पाई आर स्क्वायर उसका फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसकी खाली ये सर्कमफ्रेंस निकालनी होती है, परिधि, तो वो 2 पाई आर, उसका वो फार्मूले हैं मैथ्स के वो। तो यहाँ पर इसका फार्मूला क्या है कि अपने को ये धातकी खंड, ये है ये वाला, ये और ये इन दोनों के अंदर ये जो जितना एरिया है, ये पूरा धातकी खंड है ये सारा। तो अपने को इसका ये विस्तार देखना है, ये कितना बड़ा है। जम्बूद्वीप यानी 1-1 लाख योजन के यदि गोले इसमें रखे जाएं तो कितने आ जाएंगे, जम्बूद्वीप से कितना गुना बड़ा है। तो उसका क्या फार्मूला है कि ये टोटल एरिया निकालो यहाँ से यहाँ तक का, ये टोटल एरिया कितना है, यहाँ इस कोने से लेके इस कोने तक की दूरी कितनी है, कितनी होगी, कितनी होगी इस कोने से लेके इस कोने तक की दूरी, 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप, ठीक है। फिर लवण समुद्र इस साइड 2 लाख का और इस साइड भी 2 लाख का, थोड़ा बड़ा बना देती हैं। ये 3 है अपने पास में, तो ये तो है 1 लाख का, ये एक, फिर ये इधर 2 लाख, इधर 2 लाख, कितने हो गए 5, 1 2 और 2 5 हो गए। अब ये इधर है 4 लाख और इधर भी है 4 लाख, तो कितने हो गए, 4 और 4 8 और 5 13, टोटल एरिया है 13। फार्मूला क्या है, टोटल एरिया का करना है स्क्वायर, स्क्वायर समझते हैं, 13 को 13 से गुणा करना, वो स्क्वायर कहलाएगा। जो संख्या है उस संख्या को उसी से गुणा करना, वो स्क्वायर कहलाता है। तो ये 13 का स्क्वायर माइनस करना है, क्या माइनस करना है कि जो एरिया इसमें नहीं है, ये है धातकी खंड, ये धातकी खंड है, और ये बीच का एरिया इसमें नहीं है धातकी खंड में। अपन ने टोटल एरिया ले लिया, लेकिन ये एरिया तो कम करना है ना अपने को इसमें से, तब धातकी खंड का आएगा। तो ये टोटल एरिया में से ये जो बीच का अपने को जो एरिया कम करना है उसका स्क्वायर, तो कितना कम करना है, 1 और 2 और 2 यानी 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो। ये फार्मूला है मैथ्स का, टोटल एरिया का स्क्वायर माइनस जिसको हमको घटाना है, घटाने वाले एरिया का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कि ये इस बीच वाले से ये कितना टाइम 1 वाले से 1 से ये कितना बड़ा है। तो टोटल एरिया का स्क्वायर आ जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169। ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें पाई आर स्क्वायर में आर रेडियस होता है, ये पूरा रेडियस माने नहीं, ये पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, ये पाई आर स्क्वायर नहीं है, ये पाई आर स्क्वायर नहीं है। वो तो मैंने बताया था कि जैसे फार्मूले वो होते हैं वैसे ये भी एक फार्मूला है। ये पाई आर स्क्वायर तो वो निकलेगा, पाई आर स्क्वायर से जो निकलेगा वो उसका पूरा क्षेत्रफल एरिया निकलेगा, वो अलग आएगा, वो मैं बता दूंगी अभी इसमें पढ़ के, वो करोड़ों में है, वो अलग है, वो चीज अलग है। अभी हम ये निकाल रहे हैं कि ये जम्बूद्वीप से ये कितना बड़ा है, कंपैरिजन कर रहे हैं। जम्बूद्वीप जिसकी यानी शलाका शब्द शास्त्रों में देता है, यानी जिसका नंबर 1 है, यदि ये 1 है तो ये कितना बड़ा होगा, तो ये 144 आएगा। यदि ये जम्बूद्वीप 1 है तो लवण समुद्र हो गए 24 उतने एरिया में। तो ऐसे ये जम्बूद्वीप 1 है तो ये धातकी खंड कितने हो जाएंगे, धातकी खंड में ये कितने हो जाएंगे वो निकाल रहे हैं। तो 169 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 169 169 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 144, 144। यानी कि जम्बूद्वीप से ये धातकी खंड द्वीप 144 गुना बड़ा है। ऐसे आप किसी भी द्वीप की निकाल सकते हो, इससे आगे वाले की भी, कालोदरी समुद्र का, फिर पुष्करार्ध का, जिस द्वीप का आपको निकालना है टोटल एरिया देख लो यहाँ से यहाँ तक का, एक कोने से दूसरे कोने तक का, उसका स्क्वायर करना है। अब ये बात जरूर है, संख्याएं बढ़ जाएगी तो स्क्वायर करने में जोर आएगा, उसका स्क्वायर करना है और फिर उसमें से जो बीच का जितना जो अपन ले चुके हैं उसको माइनस करना है, तो उसका जम्बूद्वीप से वो कितना बड़ा है वो निकल के आ जाता है।
तो जम्बू द्वीप से ये धात्रीय खंड है, ये 144 गुना बड़ा है। ऐसे ही आप लवण समुद्र का करके देख लो। ये लवण समुद्र में यहाँ से यहाँ तक टोटल एरिया आ गया 5 का स्क्वायर, और इसमें से माइनस करना है ये अपने को 1, यही माइनस करना है ना खाली। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस किया तो ये हो गया 5 25 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 24 गुना बड़ा। केवल इतना लेंगे ना लवण समुद्र के लिए, तो लवण समुद्र और जम्बूद्वीप दोनों का टोटल एरिया आ गया 5 का किया स्क्वायर, माइनस करना है 1, जम्बूद्वीप 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24। तो वो मैथमेटिक्स का ये, यानी ये तो जो अपन पढ़ते हैं ना, बहुत स्थूल रचना वाली चीजें पढ़ लेते हैं, अपनी मोटी बुद्धि है तो अपने को मोटी बातें समझ में आती है। ये तिलोक सार और तिलोक परिणति में बहुत गणित भी है, बहुत मैथमेटिक्स है, तो वो तो ऐसे निकालनी पड़ती है। और वो शब्द भी फिर वो हिंदी के पुराने होते हैं कुछ कुछ, तो अपने को कठिन लगते हैं। मतलब इतनी शुद्ध हिंदी है कि हिंदी मीडियम से पढ़ने वालों को भी वो हिंदी समझ नहीं आती है, उनके शब्दों के अर्थ। ऐसा वर्गमूल अभी तो आते हैं अपने लोगों को तो वर्गमूल घनमूल, लेकिन अभी नई जनरेशन को तो वो शब्द ही नहीं समझ में आएंगे। ये वर्गशला का और अर्धच्छेद शब्द आता है, अर्धच्छेद होता है लॉग, अब वो समझ ही नहीं आते इतनी, लेकिन पूरी गणित बहुत मैथ्स उसमें दी हुई है। अब इनमें ये बात जरूर है, हमने जो भी चीजें पढ़ी है ना तिलोक सार में, तिलोक परिणति में या और दूसरे कोई भी ग्रंथ होंगे, तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा माइनर डिफरेंस किन्हीं किन्हीं नापतोल में, किसी संख्याओं में फर्क मिलता है, मिल सकता है। तो कभी कहीं कदाचित कुछ आपको अलग मिले, तो ऐसे नहीं समझना। त्रिलोक सार में थोड़ा फर्क मिलता है, तिलोक परिणति में थोड़ा फर्क मिलता है। और यदि तत्वार्थ सूत्र की टीकाएं देखते हैं, राजवार्तिक, सर्वार्थ सिद्धि आदि या श्लोक वार्तिक, उनमें भी थोड़ा थोड़ा फर्क मिलता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कुभोग भूमियों की बात है, लवण समुद्र में 48 है, कालो नदी में 48 है। तो लवण समुद्र में कितनी कितनी दूरी पर बताई कि 500 योजन की दूरी पर है 100 योजन वाले, फिर 550 योजन की दूरी पर है, फिर 600 योजन की दूरी पर है, ऐसे करके बताए वहां पे अंतर्द्वीप। तो त्रिलोक सार में लिखा है कि सेम ही दूरी पर है कालो नदी में भी, जैसे लवण समुद्र में बताए गए हैं इतनी दूरी पर इतना बड़ा इस दिशा में, वैसे ही वहां कालो नदी में भी सेम ऐसे ही है, ऐसा त्रिलोक सार में कहा है। लेकिन तिलोक परिणति में थोड़ा फर्क है, वहां पर थोड़ी थोड़ी दूरी में जो बड़े वाले द्वीप है वो 550 योजन की दूरी पर बताए, जो छोटे द्वीप है वो 500 योजन की दूरी पर बताए, तो थोड़ा सा फर्क मिलेगा है उनमें। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कहीं किसी ग्रंथ, कहीं किसी वक्ता ने बताया हो किसी एक ग्रंथ की अपेक्षा से, और कहीं आपने दूसरा ग्रंथ पढ़ा हो वहां कुछ और बात हो, तो ये हमको ख्याल में रहे कि ये ग्रंथों में, आचार्यों में इस तरह का विवक्षा भेद, दोनों में से बात तो एक ही सत्य होगी, लेकिन जो भी हो ये चीजें केवल ज्ञान गम्य है, जो केवल ज्ञानी भगवान ने जैसा देखा होगा। अभी प्रत्यक्ष तो कोई देख के आया नहीं है कि कौन सा कितने योजन का है, कितनी दूरी पर है, तो इसलिए इन चीजों में थोड़ा सा फर्क मिल जाता है, मिल सकता है। तो हम पहले से अपना माइंड मेकअप करके रखें कि एकदम से नहीं तो ऐसा हो जाता है ना, क्या है सही क्या गलत है, ऐसा नहीं हो, इस हिसाब से। चलिए, तो ये कल अपनी बात हो गई थी इसमें लगभग धात्रीय खंड में जितने भी पर्वत हैं, नदियां हैं, वक्षारगिरी, कुलाचल और विजयार्ड, वो सब जम्बूद्वीप से डबल दुगने हैं संख्या में दुगने हैं, और उनका जो विस्तार है, चौड़ाई वगैरह वो भी दुगनी है, लेकिन क्षेत्रफल है और जो उनका शेप है वो जम्बूद्वीप से अलग टाइप का है। वो आरे के समान, जैसे चक्र में आरे होते हैं उस तरह के वहां पे क्षेत्र और पर्वत इस तरह के यहाँ बने हुए हैं। एक और बात, कल शायद हमने ऐसा कहा था कि वहां पे जो विदेश क्षेत्र की नगरियां हैं उनके नाम अलग हैं, लेकिन नाम वही है। जो जम्बूद्वीप में विदेश क्षेत्र की नगरियों में कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, जो 32 देशों के नाम है, वही नाम वहां पर भी नाम वही है, कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, लांगला, लांगलावर्ता, आवर्ता, ये सारे जो नाम है वहां पर धात्रीय खंड में भी। फिर उसको कैसे डिफरेंस करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे होगा कि ऐसे कहेंगे धात्रीय खंड, पूर्व धात्रीय खंड में, फिर पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर तट पर स्थित कच्छा देश, तो वहां पे वो जगह का नाम
क्षेत्र का नाम बदल जाएगा, द्वीप का नाम बदल जाएगा। जैसे कि अपने यहाँ अपनी जो होती है ना गाड़ियां, कार है, अपनी कार है, तो वो सबके नंबर एक से हो जाते हैं कभी कभी। मान लीजिए 5957 ही नंबर है, तो ये एक ही गाड़ी का, मेरी गाड़ी का नंबर है, तो ये सबकी गाड़ी किसी और की गाड़ी में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है वही नंबर, लेकिन वो जो आगे का है RJ14 कि फिर RJ14C कि फिर वो 2C 4C या फिर कहीं और का MP का है कि MH है, के है, जो भी जहां भी जो जगह है, शहर है, जो भी प्रांत हैं, उनके हिसाब से वो आगे का बदलेगा उनका, लेकिन गाड़ी का नंबर वही रहेगा। ऐसे ही यहाँ देशों के नाम वही हैं, लेकिन उनके आगे जो पहले जम्बू द्वीप के पूर्व विधेय क्षेत्र ये चीज लगाते थे, तो अब वो धातकी खंड का पूर्व विधेय क्षेत्र, पूर्व घात की, उसमें भी पूर्व धात की खंड, पश्चिम धात की खंड, ऐसे करके वहां पे नाम चेंज होंगे। बोलिए आंटी। 170 तीर्थंकर विधान में है ना, तो उसमें अलग अलग देश के नाम लेके उसी तरह से बताया, जैसे आप बोल रहे हैं ना, ऐसे ही बताया हाँ उसमें। हाँ, विधान करते हैं ये सब चीजें विशेष रूप से, या तो कहीं पुराणों में कोई कहानी में नाम आ जाए तो वहां तो एक देश का नाम आएगा, लेकिन यदि विधान करते हैं ना, 170 तीर्थंकर विधान हो, अथवा इंद्रध्वज विधान हो, अथवा मध्यलोक विधान हो, जम्बूद्वीप विधान हो, इस तरह के जो विधान है उनमें पूरे पूरे नाम सारे आते हैं, एक एक नाम, एक एक वहां जो अकृत्रिम जिनालय है, 13 द्वीप विधान, तो एक एक जिनालय के हिसाब से वहां पे वो आते हैं अर्घ, तो सारा पढ़ने में आता है उसमें। इसके बाद में फिर ये धातकी खंड की जितनी लगभग चर्चा इतनी अपने को करनी है, ये हो गई है लगभग। इसके बाद में है कालोदधी समुद्र। वो कालोदधी समुद्र इस धातकी खंड से दुगना, यानी धातकी खंड 4 लाख योजन का था, तो कालोदधी समुद्र का एक साइड का विस्तार है वो 8 लाख योजन है। और इसके भी अब इसके निकालेंगे जम्बूद्वीप जितने, तो ये कितने हो जाएंगे? कालोदधी समुद्र जम्बूद्वीप से कितना गुना बड़ा है, अब उसको निकालें, भी फार्मूला बताया है ना, टोटल एरिया निकालेंगे तो 8 8 और जोड़ेंगे इसमें, अभी कितना 13 13 और 16 ये हो गया 29 है ना, मीनू दी करके बता देंगे। 29 का स्क्वायर माइनस करेंगे ये 13, माइनस 13 का स्क्वायर माइनस करेंगे उसमें से, तो वो जो आएगा वो आ जाएगा इसका अपना कितना गुना बढ़ रहा है। इसके बाद में ये कर लो आप लोग, जो कोई कर ले कैलकुलेटर में कर लीजिए तो बता दीजिएगा कितना आ रहा है। फिर यहाँ लवण कालोदधी में भी 48 कुंभोभूमियां हैं, और सामान्य रूप से जितनी जितनी दूरी और जिस जिस साइज के जो द्वीप वहां बताए गए हैं लवण समुद्र में, उसी तरह की कुंभोभूमियां, और उसी तरह के वहाँ ये पूरे कैसे एक टांग वाले हैं कि लंबे कान वाले हैं कि गूंगे हैं, जैसे पूंछ वाले हैं, बैल के मुंह वाले हैं कि शेर के मुंह वाले हैं, इस तरह के वहां पर पाए जाते हैं। बोलिए ज्योति जी। बोल रहे हैं आप? हाँ 672 आएगा दीदी। 670 29 का स्क्वायर माइनस हाँ 13 का स्क्वायर 672। हाँ, यानी 29 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, तो वो आंसर आएगा 672, 672 गुना बड़ा। कालोदधी समुद्र जम्बूद्वीप से 672 गुना बड़ा है। कैसे निकला है कि 29 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, तो वो जो भी 29 के स्क्वायर में जो भी संख्या आएगी, 13 का स्क्वायर में तो 169 है ही, तो वो जो करेंगे अपन तो उसका आंसर आएगा 672। इस तरह से ये तो उपयोग लगाने के लिए है, जिनको उपयोग लगाना हो इस तरह से अपन निकालें, करें, अपना उपयोग इसमें लगाएं। अब है जम्बूद्वीप हुआ, उसके बाद में लवण समुद्र, फिर धातकी खंड द्वीप। धातकी खंड द्वीप से जैसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जम्बूद्वीप में और धातकी खंड द्वीप में अंतर बताइए, ये तो अपने को क्या है, मतलब जब पढ़ती हूँ ना मैं, तो मन तो ऐसा होता है कि अभी कॉपी वो लेके अब जैसे एक अपन इस तरह का कंपैरेटिव बनाए, वो टाइम की शॉर्टेज रहती है
कि अब जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र, उसका कितना विस्तार है, तो यहाँ धातकी खंड वाले का कितना है, पूरा एक कंपैरेटिव जैसे चार्ट जैसे बने, तो अपने को समझ में आए कि उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, पर्वतों की कितनी है, इसकी कितनी है। तो वो समानता और असमानता, इसी तरह से पुष्करार्ध की, तीनों की एक साथ सामने अलग अलग तो लिखी है शास्त्र में, पर वो एक जम्बूद्वीप का वर्णन पूरा है, उसके बाद में धातकी खंड का है, उसके बाद में पुष्करार्ध का है, तो वो बहुत दूर दूर हो जाते हैं। तो अपन ऐसा करें, कुछ कर सकते हैं, कोई जरूरत तो ना मैं ही करूं, आप लोग भी कर सकते हैं, कोई भी इस तरह का कोई कंपैरेटिव चार्ट अपन बनाए, तो उसमें समानता क्या है और असमानता क्या है वो अपने को समझ में आ जाएगी। जम्बूद्वीप में और धातकी खंड में किन किन चीजों में तो समानता है वो अपन देख सकते हैं, और किन किन चीजों में असमानता है। तो मुख्य असमानता तो क्या है कि वो वृक्ष के नाम में अंतर है, और जो मेरू पर्वत है वो मेरू पर्वत वहां पर डबल है, इस कारण सारी रचनाएं डबल है। ये एक वाक्य में कॉमन रूप से सारी असमानता की सारी रचनाएं डबल हैं। और एक सबसे बड़ी जो विशेषता क्या है, वो ईश्वाकार पर्वत, जम्बूद्वीप में ईश्वाकार पर्वत नहीं है, धातकी खंड में ईश्वाकार पर्वत है। इसी तरह से पुष्करार्ध और धातकी खंड की जो यानी रचना है वो एक सी है लगभग, विस्तार में और एरिया में उसमें फर्क है, लेकिन जैसे ईश्वाकार पर्वत धातकी खंड में है वैसे के वैसे ही ईश्वाकार पर्वत पुष्करार्ध में। लेकिन धातकी खंड में उन पर्वतों की लंबाई कितनी थी, 4 लाख योजन, अब पुष्करार्ध में उन पर्वतों की लंबाई कितनी होगी, पुष्करार्ध में ईश्वाकार पर्वतों की लंबाई कल भी पूछा था मैंने, कितनी होगी, 8 लाख, ठीक है, 8 लाख योजन, ऊंचाई वही 400 योजन, और चौड़ाई यानी विस्तार, जमीन पे जो उनका विस्तार है वो 1000 योजन। ऐसे ये ईश्वाकार पर्वत है। और विशेष अंतर क्या है, जैसे क्षेत्र पूरे 7 क्षेत्र एक साइड में है, 7 क्षेत्र दूसरी साइड में है, सेम वैसे ही है, पर विशेष अंतर क्या है कि यहाँ पर वो जो वृक्ष है जम्बूद्वीप में उसका नाम जम्बू वृक्ष था, शालमली तो तीनों में कॉमन है, जम्बू शालमली जम्बूद्वीप में थे, धातकी खंड में है धातकी शालमली, और पुष्करार्ध में है पुष्कर शालमली। ये पुष्कर शालमली वृक्ष वहां पर पुष्कर वृक्ष यानी विशेष वहां है। बोलिए भारती। ये मानुषोत्तर पर्वत पुष्करार्ध द्वीप में नहीं आएंगे? हाँ आएगा ना, अभी अभी पहुंच ही रहे थे अपन वहां तक। अच्छा ठीक है, मेरे को ठीक। हाँ, और विशेषता क्या है, ये तो हुई ईश्वाकार पर्वत संबंधी और वृक्ष संबंधी, और सबसे बड़ी यानी धातकी खंड से भी कुछ अलग पुष्करार्ध में वो क्या है कि एक और पर्वत, और वो पर्वत कैसा है, चूड़ी के आकार का, चूड़ी के आकार का गोलाकार पर्वत इस पुष्कर द्वीप के बीचों बीच है, जिसका नाम है मानुषोत्तर पर्वत। यानी मनुष्य उसके अंदर अंदर के एरिया में पाए जाते हैं, उसके बाहर के एरिया में मनुष्य नहीं पाए जाते। तो ये चूड़ी के आकार का गोल मानुषोत्तर पर्वत इस पुष्कर द्वीप में, पुष्कर द्वीप के बीचों बीच, तो पूरा पुष्कर द्वीप जो 16 लाख योजन का होता है उसके बीचों बीच ये मानुषोत्तर पर्वत है, इसलिए ये पुष्करार्ध आधा पुष्कर द्वीप ही मनुष्य लोक के अंतर्गत गिना जाता है। 8 लाख योजन का ये पुष्कर द्वीप यहाँ पर गिना जाता है। इस पुष्कर द्वीप में कितने मेरू पर्वत हैं, पुष्कर द्वीप में कितने मेरू पर्वत हैं, और मेरू पर्वतों के नाम क्या क्या हैं, बोले विनीता जी। हाँ जी, 2 मेरू है, विद्युन्माली और मंदिर मेरू। हाँ, पहले विद्युन्माली मेरू, मंदिर मेरू। तो कौन सी दिशा में कौन सा मेरू है? अरे मेरे को आवाज नहीं आ रही क्या? चलिए रजनी जी बोलिए, कौन सी दिशा में कौन सा मेरू है? मंदर पूर्व हेलो? में और विद्युन्माली पश्चिम में। हाँ, मंदन मेरू पूर्व में, इसलिए मंदर मेरू और विद्युन्माली मेरू ऐसा बोलना चाहिए। पूर्व दिशा में पुष्करार्ध की पूर्व दिशा में मंदर मेरू और पश्चिम दिशा में विद्युन्माली मेरू। और ये मेरू कितने ऊंचे हैं शिमला भाभी?
याद नहीं है। 85 85 नींव सहित हैं और ऊपर पृथ्वी के ऊपर 84,000 योजन ऊंचे ये दोनों मेरु पर्वत हैं। अब ये जो मानुषोत्तर पर्वत है, मानुषोत्तर पर्वत ये कैसा है कि ये गोलाकार है और स्वर्णमय है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1721 योजन, 1721, 1721 योजन ऊंचा ये मानुषोत्तर पर्वत है। 1721 योजन ऊंचा। और जो इसकी चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई एक्चुअल में है कैसा कि ये एक साइड से तो है सीधा, यानी इनर साइड मतलब मनुष्य लोक की तरफ वाला जो हिस्सा है पर्वत का, उसकी तरफ तो है सीधा दीवार जैसा। और जो बाहर वाला हिस्सा है आधा पुष्कर, जो बाहर वाला आधा पुष्कर द्वीप है, उसकी साइड में है स्लांटिंग, उसकी साइड में है तिरछा। तो ये इसकी चौड़ाई नीचे से अधिक होगी और ऊपर जाते हुए फिर इसकी चौड़ाई कम होगी। जो हिमवन आदि पर्वत है वो तो दीवार के जैसे नीचे ऊपर एक समान चौड़ाई वाले हैं, तो हम एक जगह चौड़ाई बता देते हैं तो काम चल जाता है। पर इसकी चौड़ाई सब जगह से एक सी नहीं है। ऊंचाई तो है कितनी? 1721 योजन ऊंचाई है, लेकिन चौड़ाई नीचे अधिक है और ऊपर जाते हुए फिर उसकी चौड़ाई कम हुई है। और दोनों तरफ से कम नहीं हुई है। मनुष्य लोक के अंदर की तरफ तो है सीधा दीवार जैसा, और मनुष्य लोक के बाहर की तरफ इस तरह से तिरछा। इस तरह का ये मानुषोत्तर पर्वत है, गोलाकार है, स्वर्णमयी है और इस पे भी अनेक कूटें बनी हुई है। और उनमें से एक कूट पर एक अकृत्रिम जिनालय यहाँ पर है। अब यहाँ एक प्रश्न है, देखिए आपको मैं चित्र दिखाती हूँ फिर आप लोगों से, ये मैंने अभी ग्रुप पे डाल दिए थे चारों चित्र, जिनको भी देखने हो वो देख लें। ये अपना ये ढाई द्वीप का नक्शा है और इसमें ये जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है ये मानुषोत्तर पर्वत। इसकी चारों दिशाओं में एक एक अकृत्रिम जिनालय, वैसे अनेक व्यंतर देवों के अनेक निवास स्थान इस पे बने हुए हैं, लेकिन एक दिशा में एक जो कूट है उस पर एक अकृत्रिम जिनालय यहाँ पर बना हुआ है, जो कि अपन 458 अकृत्रिम जिनालयों में जिनकी गिनती करते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये है कि ये जो पुष्करार्ध की नदियां हैं, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्य, हरितरिका, अंता, तो ये जो इधर पूर्व दिशा में जो बह रही हैं, मतलब इस तरफ, वो तो एक साइड वाली तो कालोदधी समुद्र में जाके मिल रही हैं। जैसे कि ये सीतोदा नहीं, ये सीतोदा नदी इधर से आई, ये है ना, देखिए ये इधर भरत क्षेत्र है, फिर ये हेमवत क्षेत्र। अब ये भरत क्षेत्र में देख लीजिए, ये गंगा नदी इधर, गंगा नदी और इधर सिंधु नदी, तो ये सिंधु नदी तो जाके मिल गई कालोदधी समुद्र में, लेकिन ये गंगा नदी किधर जाके मिलेगी? इधर तो पर्वत आ गया है ना। इसी तरह से और भी नदियां हैं, रोहित, रोहितास्य, हरितरिका, अंता, सीता, सीतोदा, तो एक नदी तो कालोदधी में मिल रही है, ये अपने को दिख रहा है। एक नदी एक साइड की तो कालोदधी समुद्र में जाके मिल रही है। अभी दूसरी साइड वाली जो नदियां हैं बाहर जा रही हैं पर्वत में, वो कहाँ जाएंगी? वो कहाँ जाके मिलेंगी? तो इस जो ये मानुषोत्तर पर्वत है, इस मानुषोत्तर पर्वत में इन नदियों को निकलने के लिए गुफाएं बनी हुई हैं। उन गुफाओं में से नदियां बाहर वाला मतलब आगे का जो आधा पुष्कर द्वीप बचा हुआ है, उस द्वीप में थ्रू होती हुई इसके बाद में पुष्कर द्वीप के बाद में कौन सा समुद्र आएगा? पुष्कर द्वीप के बाद में पुष्करवट समुद्र। ये पुष्करवट द्वीप है, जो द्वीप के नाम है वही समुद्रों के नाम है, केवल ये दो समुद्रों के नाम अलग हैं। जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र और धातकी खंड द्वीप के बाद में कालोदधी समुद्र। इसके बाद में जो द्वीप का नाम है वही समुद्र का नाम है। तो ये पुष्करवट द्वीप है, तो इसके आगे जो पुष्करवट समुद्र है, उस पुष्करवट समुद्र में जाके ये नदियां फिर बाद में मिल जाती हैं। यानी यहाँ से कोई पर्वत एब्जॉर्ब कर लेता है ऐसा नहीं है, पर्वत में गुफाएं बनी हुई हैं
और गुफाओं में से, वो नदियां में से पानी बाहर वाले क्षेत्र में जाकर और फिर समुद्र में जाकर मिल जाता है। इस तरह से ये नहीं, पुष्करार द्वीप की रचना और जो ये क्षेत्र है वो धात के खंड से भी और बड़े बड़े विस्तार वाले यहाँ पर ये क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, और ये सारी यहाँ रचना। बस वही सारी की जितनी जितनी रचनाएं धात के खंड में है, जम्बू द्वीप से दुगनी दुगनी वैसी ये सारी रचना यहाँ पर पाई जाती है। इस तरह से मध्य लोक में तो है कुल 458, लेकिन ढाई द्वीप में कुल कितने अकृत्रिम जिनालय होंगे? वर्षा अभी कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ, वो 4 फुटों में 4 जिनालय है, एक है उधर मानुषोत्तर पर्वत में। एक दिशा में एक दिशा में एक, तो 4 दिशाओं में 4। ठीक है, एक दिशा में एक अकृत्रिम जिनालय है तो 4 दिशा के 4। कूटें तो बहुत सारी हैं, कूटों की संख्या भी यहाँ दी है। कुल मिलाकर 22 कूट हैं। मानुषोत्तर पर्वत के ऊपर कुल 22 कूट हैं। उन 22 कूटों में से 4 कूटों पर, यानी हर दिशा में एक एक, 4 कूटों पर अकृत्रिम जिनालय है। बाकी की जो 18 कूट बच रही है उन पे सब व्यंतर देवों के निवास स्थान है। तो पूरे मध्य लोक में तो कुल मिला के 458 अकृत्रिम जिनालय हैं, लेकिन अभी अपन ढाई द्वीप तक पहुंचे हैं। ढाई द्वीप में कुल कितने अकृत्रिम जिनालय होंगे? कल हमने देखा था जम्बू द्वीप में है 78, 78। जम्बू द्वीप के 78 जिनालय कैसे हैं, कौन गिनाएंगे? ये तो याद होने चाहिए अब सबको, कम से कम अपने जिनालय भाव सहित वंदना भाव पूर्वक तो वो याद हो, ख्याल में हो। रोज एक बार नमस्कार कर लेना चाहिए सबके नाम बोल के, तो वो याद भी हो जाए। कौन गिना रहे हैं? किसी का भी हाथ है ना पक्का, सब डरते डरते से हाथ खड़ा कर रहे हैं। बोलिए मीनू दी, कॉन्फिडेंस नहीं है किसी को? नहीं, 80 तो हो गए पांचों मेरू के। जम्बू द्वीप के 78 गिनाने, खाली जम्बू द्वीप के गिनाने क्या? तो 16 तो हो गए जम्बू इसके सुमेरु पर्वत के। थोड़ा जोर से बोले, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। सुमेरु पर्वत के 16, हम्म, गजरंग पर्वत के 4, फिर जम्बू शालमली वृक्ष के 2, फिर उससे आगे आते हैं तो विदेश क्षेत्र के विजयार्थ के 32, और बक्सार के हो गए 3 चौक 12, 16 4 है ना, 16 हो गए चारों तरफ के। और फिर उससे आगे आए तो हिम्बन, ये हिम्बन महाहिम्बन ऐसे कुलाचलों के 6 हो गए, और 2 विजयार्थ इधर भरत और ऐरावत के, वो 2 वो हो गए विजयार्थ के। और हो गए क्या? गिने नहीं मैंने टोटल। अब आपने टोटल ही नहीं किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा। हो गए ये 78, ये 78 जम्बू द्वीप के हुए। तो ये जम्बू द्वीप में 78 हैं, तो ढाई द्वीप में कितने होंगे? अब ढाई द्वीप के गिनाने हैं। बोली भारती आंटी। टोटल 398 है। तो 78 तो मतलब 2 धात के खंड के 78, मतलब 78 2 पुष्कर के, और 4 ईश्वाकर और 4 मानुषोत्तर। तो ऐसे करके 398। तो 4 और 4 ये 398 नहीं होंगे? टोटल लगाइए फिर से। 398 ही होंगे। 78 into 5, 78 into 5 plus 8। 78 into 5 plus 8। हाँ 398 आ रहा है नहीं? 398 और 4 मनुष्योत्तर के हैं वो। 390 तो ये 7 ठीक है। 390 तो 78 into 5 ये हो गए, और 8 ये प्लस करेंगे तो ढाई द्वीप में हो गए 398, 398। 398 अकृत्रिम जिनालय तो ढाई द्वीप में हो गए। कैसे हुए कि एक मेरु संबंधी 78 है, 78 है। अपन इसको सरल करने के लिए ऐसा देखें कि जम्बू द्वीप में एक मेरु है
एक मेरु संबंधी हो गए 78 78, तो पूरे ढाई द्वीप में है 5 मेरु, तो 5 मेरु संबंधी कितने होंगे उसको 5 से गुणा कर दो, तो 78 को 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 390, 390। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा कौन से हैं कि धातकी खंड में 2 ईश्वाकार और पुष्करार्ध में 2 ईश्वाकार, 4 ये एक्स्ट्रा हैं और 4 पुष्करार्ध में मानुषोत्तर के एक्स्ट्रा हैं, तो ये 8 एक्स्ट्रा हुए, तो ये हो गए 398। अब अलग अलग द्वीप वाइज देखते हो तो कल अपन ने द्वीप के निकाले थे, 78 में वो 2 और जोड़े थे 80, ऐसे पुष्करार्ध के निकालने हो तो 80 में ये 4 और जोड़ेंगे तो 84 पुष्करार्ध के आ जाएंगे। इस तरह से ये 398 अकृत्रिम जिनालयों की वंदना यानी उनका स्वरूप अपन ने यहाँ पर देखा है। अब अपन बात करेंगे आगे, इसके अलावा आगे मध्य लोक में ये ढाई द्वीप क्यों विशेष है कि इन ढाई द्वीपों तक ही मनुष्य पाए जाते हैं। मनुष्यों का उत्पत्ति, मनुष्यों का आवागमन वो इन ढाई द्वीपों में ही होता है। इसके बाहर किसी भी तरह से तीर्थंकर भी हो, चक्रवर्ती भी हो, तो भी वो ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकते हैं। इसलिए ये ढाई द्वीप, इसको ढाई द्वीप कहें अथवा मनुष्य लोक कहें, इसका पूरा एरिया आ जाता है। अगर द्वीप की तरफ से देखेंगे तो 45 लाख योजन का ये पूरा एरिया आता है। ये कैसे आएगा ये कल आप लोगों से पूछूंगी मैं, जिनको नहीं पता हो वो देख के आए कि 45 लाख योजन का एरिया कैसे आएगा ये ढाई द्वीप में। और इतने ही बड़े बड़े 45 लाख योजन की 5 चीजें हैं, अपन पढ़ चुके हैं कई बार, वो भी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी समय हुआ है, यहीं पूरा करते हैं। जय जिनेंद्र।